कल तक तो ऐसा लग रहा था कल सुबह तक ये हफ्ता जल्दी खत्म हो। कल थोड़े समीकरण बदले तो आज थोड़ा सा एक रिस्पाइट सा बढ़िया सा लग रहा है। कल एक्चुअली स्क्रीन बहुत दिनों बाद अच्छी थी। कल की स्क्रीन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी ब्रेथ। मेरे ख्याल से 5:1, 6:1 अरसा हो गया था हमें देखते हुए। मैं अपनी कॉपी पीछे पलटते जा रहा था, मैं थक गया था पेज पलटते पलटते, फिर मैंने छोड़ दी। मैं रोज के लिखता रहता हूँ। तो 5:1 देखे हुए अरसा हो चुका है भाई साहब, और उस बीच में हमने 1:25 तक देख डाला कल परसों। तो स्क्रीन बेहतर थी। मार्केट्स पे आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज किस सेशन की अहमियत समझिए। वो कई सारे सरदर्द जो थे या तो हमारे पीछे जा रहे हैं या आज प्ले आउट होकर खत्म होंगे। अब उसके बाद बिहेवियर कैसा रहेगा वो अपनी जगह। एडवांस टैक्स एक सरदर्द बन गया था। ये फाइनल 4th इंस्टॉलमेंट जाने का आज आखिरी दिन है। आई एम श्योर जिन जिनको भरना है उन्होंने जो कुछ रिजेक्ट करना था कर लिया होगा, पर वो एडवांस टैक्स पेमेंट्स का आप भी ध्यान रखें, आज आखिरी दिन है। म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट, अब उससे रिलेटेड अगर एएमसी को कुछ अपने पोर्टफोलियो रिजेक्ट करने थे तो शायद कर लिया होगा, पर वो स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी हम लोग उस पर चर्चा भी कर लेंगे। उस आंकड़े को देखकर कोई पैनिक आ जाएगा, आई डाउट। अगर कोई रिजेक्ट होना था तो शायद वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका होगा। एक और हुआ था, एक और सरदर्द था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। आज शाम के 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर डालना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। कल रात में डाल दिया गया। उस पर भी उतरेंगे। उससे भी मेरे ख्याल से बाजार को अगर कोई सरदर्द था तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी कोई इश्यू नहीं है, बल्कि ऐसा कोई निगलिंग वरी उस इलेक्टोरल बॉन्ड के अपडेट डेटा से भी नहीं निकल के आ रहा सामने। ऊपर से आज फुटसी की, आज वो भारत 22 इंडेक्स की रीबैलेंसिंग का दिन है। रीबैलेंसिंग मतलब अनाउंसमेंट आ चुके होंगे, आज पैसा झोंकने का दिन है। और कैलकुलेशंस कहते हैं ब्रोकरेजेस के फुटसी का नेट पॉजिटिव इनफ्लो इवेंट $2.25 बिलियन भारत आने वाले हैं आज। तो दिक्कत कहां है? सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन सारे समीकरण समझाने के बावजूद गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% दबाव। तो इसका मतलब है ये दुनिया दिक्कत कर रही है। वीरू, ग्लोब के समीकरण बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं क्या? कल यूएस जिस तरीके से अगर आप देखें कोलैप्स हुआ बाद में, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखें अभी करीब 24 अंक नीचे है। और अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो निक्काई में करीब 55 अंकों की गिरावट है यहाँ पर। बाकी आपके स्क्रीन पे यूएस मार्केट है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड फॉल दिखा रहा है आशीष एज ऑफ नाउ। और प्लीज़ एक बार एशियन मार्केट से आइए। निक्काई करीब फ्लैट स्लाइटली नेगेटिव बायस, हैंगसेंग बैकफुट पे है और लगभग 1.5% नीचे। ताइवान के इंडेक्स पर अगर आप देखें बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ कॉस्पी में लगभग 1% गिरावट है। तो थोड़ा सा सेटअप अगर आप देखें, ग्लोबल सेटअप जिस पर भी नीरज जी टिप्पणी करेंगे, अभी एज ऑफ नाउ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज हम इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे और इस शो का क्रम क्या है मैं आपको समझा दूं थोड़ी देर में। नीरज जी की डिटेल कमेंट्री आएगी, यूएस में क्या हुआ, एशिया थोड़ा सा पेन में क्या है, ग्लोबल सेटअप कैसा है, और कुछ देर में मैं निफ्टी बैंक पर क्या अप्रोच रखनी है वो समझाऊंगा। और जो हमारा पैनल है आज, याद रखिएगा CNBC से आवाज़ का, उसमें आज टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए राजेश सतपुते होंगे, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहती, शिल्पा राउत और प्रशांत सावंत होंगे। और पार्थिव शाह फंडामेंटल नोट पे बातचीत करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार सुसज्जित पैनल आपका इंतजार कर रहा है। बट यस, सॉफ्टनेस है गिफ्ट निफ्टी में करीब 22,151। आशीष, गिफ्ट निफ्टी में सॉफ्टनेस है। तो कल जो स्क्रीन बेहतर हो रही थी, वो लग रहा था हालात सुधर रहे हैं, आज फिर उसका रिवर्सल है। कल हम 2.5% चले थे, आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% फिर दे देंगे। तो पहले ग्लोबल संकेत समझते हैं, उसके बाद आज के सेशन के अप्रोच पाएंगे। इनफैक्ट ग्लोब के साथ साथ ये सब जो इवेंट्स हमने बातचीत करी थी, इवन इस नेटवर्क का एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल जो काफी हद तक लाइट शेड कर देगा पॉसिबली मई में होने वाले जनरल इलेक्शंस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब पे टच अपॉन करेंगे। लेकिन पहले ग्लोब सरदर्द कर रहा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। हम सब डोमेस्टिकली सरदर्द से बाहर उभर रहे हैं, तो ये ग्लोब दिक्कत कर रहा है, क्या मामला है? ये बात आपकी सही है। देखिए अभी तक ग्लोब में सही चल रहा था, लेकिन कल थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ाया है, क्योंकि जो WPI नंबर है ना वो गड़बड़ाया है। जितना बढ़ने का अनुमान था उससे दुगना बढ़ा है, 0.3 के सामने 0.6, एनुअलाइज बेसिस पे भी काफ़ी बढ़ गया है। तो लोगों के मन में एक ये शंका या डर पैदा हुआ कि क्या फेड को एक और बहाना मिल गया
रेट कट टालने का। अच्छा, आमतौर पे जब सीपीआई पे गड़बड़ाता है तो आप इंटरनल में उतरते हो कुछ रिस्पाइट ढूंढने के लिए। यहाँ कोई रिस्पाइट मिली ही नहीं। यहाँ कैसे ढूंढो, तो होलसेल वाला है इसमें कोई आंकड़ा अंदर इंटरनल कुछ हमें कंफर्ट देता ही नहीं है। ना, धीरज खिसक के रिटेल में पहुंचता है कि आपका सीपीआई भी होगा। तो डर, थोड़ा सा डर बन गया कि यार ये तो एक और बहाना मिल गया उनको कि यार देखो मैंने तो कहा था डेटा 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 सपोर्टिव नहीं है। केवल एक रिस्पाइट आप ये कह सकते हैं कि ये 1 महीने का है, इसलिए इसको देख करके कोई ट्रेंडिंग व्यू बनाना ठीक नहीं होता है और फेड ऐसा करता भी नहीं है। लेकिन फौरी तौर पे इंस्टेंटली मूड आपका ऑफ कर देता है, और वैसे ही मूड ऑफ हुआ कल तो मार्केट ब्रेथ भी खराब हो गई। मतलब गिरने वाले शेयर्स की संख्या पूरे मार्केट में ज़्यादा थी बढ़ने वालों के सामने, और यूजुअल सस्पेक्ट वो थे कि कल एनवीडिया में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। हालांकि बाकी स्टॉक नहीं गिरे, केवल चिप बनाने वाली कंपनीज में कमजोरी दिख रही, वो इंडेक्स भी गिरा। तो एक तो ये था कल ग्लोबल सेटअप में मूड खराब करने वाला। अच्छा, ये इसलिए ज़्यादा क्योंकि अगले ही हफ्ते बैठक है, नेक्स्ट वीक ही आपकी फेड की बैठक, उसमें ही रेट कट में कुछ नहीं होना है नेक्स्ट वीक, लेकिन कमेंट्री तय करेगी। दूसरा हुआ कि ये क्रूड अचानक से 85 के ऊपर निकल गया। ये अलार्म बेल है। मैं बार बार कह रहा था कि क्रूड को अगर 85 नहीं 90 जिस दिन इसने पार कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे, उस दिन आप देखिए क्रूड में बहुत तेजी आ जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकली इसको मैनेज किया जा रहा है। डिमांड सप्लाई इसका कुछ लेना देना नहीं है, इस समय टोटल पॉलिटिकली मैनेज चाहिए। तो कल $85 आया, उसमें 2 खबरें भी आ गई कि ओपेक कट और जारी रखेगा पूरे 2024 में, प्लस डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आईईए ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो क्रूड में एक तेज़ी बनी। दूसरा नेगेटिव ये हो गया। तो 2 तो ये थे जो कल प्ले आउट हुए यूएस मार्केट में सब में। तीसरा जो भी सुबह क्या मतलब देर रात में खबर छप गई थी जापान वाली, कि वहाँ भी अगले हफ्ते बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है और उसमें वो अपनी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ लेकिन किया नहीं उन्होंने। इस बार फिर से वो कह रहे हैं कि हम करेंगे क्योंकि मार्केट फेवर में नहीं है। और एक बहुत डिटेल रिपोर्ट छपी है ब्लैक रॉक और मैन ग्रुप की, अगर आपको कहीं एक्सेस हो तो पढ़िएगा, क्योंकि पेड रिपोर्ट है। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि सबने अपनी बॉन्ड ऑन पोजीशन बना ली है। तो इससे लगता है कि अगले हफ्ते कुछ हो सकता है, इसलिए मार्केट वैसा रिएक्ट भी कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये 3 खबरें नेगेटिव थी, इसलिए ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। भाई साहब, जापान के बीओजे की मीट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर से। एक बार और बीच में जब हुआ था, जब उन्होंने बैंड टिंकरिंग करी थी, तब से हम लोग बीओजे के खास तौर पर फोकस करने लगे थे। एग्जैक्टली। हालांकि हाथी शेर आया कुछ हुआ कई नहीं बार नहीं आता है। हाँ। इस बार फिर से, लेकिन अब वो सरदर्द हो रहा है। और एशिया इसीलिए सबड्यूड है, और गिफ्ट निफ्टी शायद इसीलिए दिक्कत कर रहा है। ऊपर से यूएस के फर्दर डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन का प्रिंट पीपीआई नंबर्स, वो दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, तबर अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। ये जो हॉकिशनेस का तड़का ऐड हो रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा अक्रॉस एसेट क्लासेस। कल छोड़ा हुआ बॉन्ड यूएस का बेंचमार्क 10 का यील्ड कहां पे था 10 साल का, और इस समय कहां खड़ा है? इंच अप कर गया अच्छा खासा। डॉलर इंडेक्स तगड़ा इंच अप कर गया है कल और आज के बीच में। ये सब वो जो हॉकिशनेस की ये डेटा में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इक्विटीज नहीं, अक्रॉस एसेट क्लासेस उसी तरह की चिंता बन गई है। और कच्चा तेल हमारे लिए एडेड सरदर्द 85। हालांकि कच्चा तेल इस समय बहुत ज्यादा बैक ऑफ द माइंड रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो एक और वेरिएबल है, नजर रखनी चाहिए। $85 के आप कंफर्टेबली ऊपर ब्रेंट के भाव इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो यहां गड़बड़ा गया हैंडओवर। ये तो हो गया ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब के सरदर्द से योजना तो है ही है। अब कुछ डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट क्यूज पे आते हैं, उसके बाद फिर आज की स्ट्रैटेजी। कुछ बड़ी चीजें आज रिएक्शन के लिए अवेटेड थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फिर हमारा आ गया नेटवर्क का, न्यूज 18 का वो ओपिनियन पोल। बेसिकली ओपिनियन पोल मतलब आपने लोगों से अभी राय जानी क्या हो सकता है, उसकी तस्वीर क्लियर करने की। लोगों से राय जानी, उनसे बातचीत की और उनका मूड समझने की कोशिश की कि वो पोल में किसको मतदान कर सकते हैं। तो बातचीत जो होती है उसका फार्मूला ये होता है कि आप उनसे बातचीत करते हैं, उनके व्यूज़ को समझते हैं, 10-15 क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। उस क्वेश्चन के आधार पर आप उनके माइंड रीडिंग करते हैं कि ये किस तरफ वोट करेंगे। तो उसी को ओपिनियन पोल कहते हैं। और वो ओपिनियन पोल जो काफ़ी बड़ा था, इसकी मेथोडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जियो टैगिंग की गई थी, जिससे कि ऐसा किसी को न लगे कि एक कमरे में बैठ के हमने सब बना लिया और हम बता रहे हैं कि देश भर में किया। नहीं, जियो टैगिंग से होता है जिस व्यक्ति से जहाँ सवाल पूछेगा वहीं था वो। तो इससे ये पता लगता है कि क्रॉस द कंट्री जियो टैगिंग मतलब वो लोकेशन टैगिंग एक तरीके से। तो कितने 518 लोकसभा सीटों में, हर लोकसभा सीट की कम से कम 3 असेंबली में, हर 3 असेंबली में कम से कम 5 पोलिंग बूथ में, इस तरह से स्प्रेड करके बात की गई है। प्लस हर एज ग्रुप, जेंडर, क्लास, इनकम ग्रुप,
इससे क्या होता है कि पोल का साइज उतना मैटर नहीं करता, पोल का रिप्रेजेंटेशन कितना है वो मैटर करता है। तो उस पोल का नतीजा ये निकला है कि मोदी 400 पार का जो नारा दिए वो पार हो रहा है। 411 सीट जीत रहा है एनडीए, और अकेले बीजेपी को आप देखिए 350 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और नॉर्थ में ही नहीं है, साउथ में है, उड़ीसा में बहुत बड़ी विक्ट्री, तेलंगाना में बड़ी विक्ट्री, तमिलनाडु में 5 सीट, केरल में 2 सीट, और नॉर्थ में तो खैर 90% से ऊपर का रन रेट है। तो ये जो नंबर्स निकल के आए हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और अभी तक किसी भी ओपिनियन पोल में किसी भी चैनल ने या किसी भी अखबार ने किया हो ऐसा नंबर नहीं आया है। ये नंबर इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत बड़ा पोल था, बहुत लंबा इसमें समय हम लोगों ने लगाया करने में, और बहुत साइंटिफिक मेथड से किया गया है। तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्टर हो सकता है कि 400 पार करंट गवर्नमेंट को मिल सकते हैं। और ये एंटिसिपेट नहीं करा होगा, आई एम श्योर डिस्काउंटिंग चल रही होगी। हाँ। लेकिन ये तो सारे देखिए, बातचीत, सारे एस्टिमेट, सारी जो आशीष, कुछ क्या प्रिंट था होता है ना, उससे कहीं बेहतर नंबर है ये। मन में जब मैं रोज अड्डा करता हूं तो उसमें एनालिस्ट बोलते यही हैं, अरे एक तरफा चुनाव है, कोई सामने नहीं है, इंडिया अलायंस कुछ कर नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती कि आप नंबर में उसको बोलो कि आप इस तरह आ सकती है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा कल ये पोल देख के, यार ऐसा कैसे हो सकता है 400 पार। त्रिपुरा एक घनघोर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट 25 साल से चल रही थी वहां पे, एक साथ पलट के बीजेपी ने वहां सरकार बनाई अकेले दम पे और फुल मेजोरिटी ज़्यादा से। तो जब चीज़ें बदलती हैं ना तो ऐसे ही बदलती हैं, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं बदलती। जिस दिन बदलेगी वैसे ही बदलेगी। किसी ने सोचा था कि 2014 में 74 सीटें यूपी में बीजेपी जीतेगी, 74 सीटें 80 में से, तो इस बार तो 77 ही जीत रहे हैं। तो जब चीज़ें बदलती हैं तो ऐसे ही बदलती, नहीं बदलती तो नहीं बदलती। लेकिन अगर चेंज होगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको तेलंगाना में सारी सीटें बीजेपी जीते हुए दिखे, या आप तमिलनाडु 5 या 10 भी जीत सकते हैं। वो मूड कब किसका चेंज हो जाए वो ऐसे ही होता है। इसी को सुनामी तो खैर नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन सुनामी, लहर, तूफान, यही सब कहते हैं इसको। भाई साहब, ये है 2024 के जनरल इलेक्शंस का लाइकली आउटकम। रुझान ये कह रहे हैं कि इस तरह का एक तरफा सीमेंटेड मैंडेट एक किसी ग्रुप को, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक किसी अलायंस को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग, इस पे भी आज भारतीय बाजार ध्यान रखिएगा रिएक्ट कर रहे होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आज शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोस्ट कर दीजिएगा अपनी वेबसाइट पे। कल ही रात में आ गया। अब उसमें 2 लिस्ट आई हैं, एक किसने दिया और किसने लिए बॉन्ड्स और कितने डिनोमिनेशन के, वो आ गया। दूसरी लिस्ट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मिला, कितना डिनोमिनेशन का मिला, वो आ गया। इन दोनों के बीच कोई मैरिज तो है नहीं, तो वो आप लिंक एस्टैब्लिश कर नहीं सकते हो। और प्लस अगर आप कुछ उसमें कंगालना चाहते थे तो ऐसा कुछ भी वो सरप्राइज नहीं मिला, हाँ सरप्राइज नहीं मिला। या एंटिसिपेटेड नहीं मिला। लिस्टेड कंपनीज हैं जो डोनेट करती हैं, वो हमेशा जग जाहिर है ये करा जाता है, लिस्टेड पॉलिटिकल डोनेशंस होते हैं पॉलिटिकल, और बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज के नाम है उसमें। पर उससे कुछ बाजार एक्सट्रापोलेट करे और नर्वस हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत प्रोफेशनल टाइप के जो लोग कह रहे हैं कि मिला के क्यों नहीं दिया, वो एसबीआई ने कहा तो उसके लिए मुझे समय लगेगा, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट अगली हियरिंग में मैं बोल कह रहा दे। हूं, मिला भी देंगे तो क्या हो जाएगा। जो मच एंटिसिपेटेड आप देखना सुनना आपको चाहते दिख रहा है थे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, तो आप एज्यूम कर सकते हो फ्लोज कहां जा रहे हैं। किसको नहीं मिला है, लिस्ट है पूरी, टीएमसी से लेकर के कांग्रेस लेकर सबको तो मिला है। तो कौन ये बात कह सकता है कि मुझको नहीं मिला। उनको डिबेट इस बात तो चल रही कि उनको ज्यादा क्यों मिला। अरे रूलिंग पार्टी है तो ज्यादा मिलेगा, 300 से ज्यादा सांसद है तो डेफिनेटली उनको ज्यादा मिलेगा। आपके 22 सांसद हैं और आपको 1000 करोड़ मिल रहा है, उनके 300 सांसद हैं, उनको 11,000 करोड़ मिल रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो अभी डिबेट ज्यादा कम में चली गई है क्योंकि वो जो नाम लोग देखना सुनना चाहते थे वो नाम देखने सुनने को मिले नहीं है। लिस्ट में नहीं है। तो अब प्रोफेशनल निराशावादी ये कह रहे हैं कि वो मैच करके क्यों नहीं दिया, तो भैया मैच भी कर लो आप। लो भाई, आई थिंक इट्स नॉन इवेंट नाउ। ये जी भाई, ये भी गया। जो एक और सरदर्द था आज के लिए, जो अवेट कर रहे थे, वो इवेंट पीछे चला गया। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट की तैयारी करनी थी। कहा गया था म्यूचुअल फंड्स जो स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जब स्ट्रेस टेस्ट होता है तो अपने को दौड़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं हार्ट कैसा पंप कर रहा है, ब्लड का फ्लो कैसा है, जांच करते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में हम कैसा बिहेव कर रही है हमारी बॉडी। वैसे म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट हुआ था। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने के लिए हम सब पहुंच जाएं तो ये कितने समय में अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर सकते हैं।
25% कितना समय लगेगा, 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना समय लगेगा। 50% वाला एक्सट्रीम स्ट्रेस का जो आंकड़े हैं वो कुछ मेंशन करता हूं आपके सामने। कुछ आज लास्ट डेट है, कल रात से कई सारे फंड्स के आने शुरू हो चुके हैं। 22 दिन लगेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड, ये स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं मैं, मिड कैप पे जाता नहीं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, हालांकि दोनों के आंकड़े आ चुके हैं। क्वांट का स्मॉल कैप कहता है 22 दिन लगेंगे हमें 50% लिक्विडेट करने में। निप्पॉन का कहता है स्मॉल कैप हमें 50% लिक्विडेट करने में 27 दिन लगेंगे। एक्सिस कहता है 28 दिन, और डीएसपी मेरे ख्याल से इन सब में हाईएस्ट स्ट्रेस है, 32 दिन लगेंगे उसको भी। तो मोटा मोटी आधा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 22 से 32 दिन के बीच की रेंज है। अब इस स्ट्रेस टेस्ट से पहले अगर कुछ पोर्टफोलियोज रिजेक्ट हुए हो तो हो चुके होंगे। इस स्ट्रेस टेस्ट का रिएक्शन कैसा रहेगा ये अभी क्योंकि अनसर्टन सा है, पर बहुत ज्यादा रीड थ्रू करने के लिए इस आंकड़े के बाद क्या मैं अपना म्यूचुअल फंड लिक्विडेट कर दूंगा क्या? नहीं, पर एक मापदंड, एक शायद पैरामीटर और हो गया। ये अब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो पहले मैं देखता था कि फंड मैनेजर कौन है, दूसरा मैं देखता था फंड का परफॉर्मेंस, हालांकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस लिखते हैं कि आगे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते हो इन्होंने ओवर द इयर्स कैसे परफॉर्म करा, अपने पीयर्स के साथ या बेंचमार्क के साथ कैसा परफॉर्म करा। एक तीसरा शायद आंकड़ा अब उस कॉलम में जोड़ दूंगा मैं कि ये जो 50% 25% लिक्विडेट करने में स्ट्रेस टेस्ट में कितने अव्वल नंबरों से पास हुए हैं, उससे ज्यादा और कुछ है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि पहले बात तो बेचना नहीं, खाली एक टेस्ट था कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितना आप कर सकते हैं और मार्केट कितना एब्जॉर्व कर रहा है। तो वो तो हो गया, उसमें कोई बहुत ऐसा तूफान नहीं आया, एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये बेचना नहीं है उनको, खाली ये दिखाना कि हम कितने दिन बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत लंबा आया कि 1 महीने तक नहीं, 3 महीने तक, 100 दिन की 11 दिन किसी का आ रहे हैं, तो उसमें एक चिंता हो सकती है कि बहुत इलिक्विड काउंटर आपने ले लिया तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उनको बेचना नहीं है ना अभी। मुझे लगता है कि ये टेस्ट भी निकल ही गया, इसमें भी कोई बहुत चलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये है लार्जली सारी कहानी। ये सब जो बाजार के लिए निगलिंग वरीज थी जो फ्राइडे को आनी थी, ज्यादातर सब प्ले आउट हो चुका है, हमने समझ लिया है। ऊपर से आज फुटसी और इन सब की रिबैलेंसिंग से नेट पॉजिटिव कैश फ्लो इवेंट है, पैसा आएगा। पर अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अप्रोच क्या रखें, क्योंकि कल वो रिस्पाइट जो स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ था, थोड़ा सा रिस्पाइट तो था, पर वीरू कुछ फीका फीका सा रिस्पाइट था। मतलब हम वो 22,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, बैंक्स कमजोर थे, आईटी ने सपोर्ट कर दिया, तो 50-50 टाइप वो था। और सवाल कल की क्लोज पे सबके जहन में यही होगा कि यार ये जो बाउंस बैक आ गया ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा। पर वो दिक्कत ये कि सारे इवेंट्स हमने चर्चा करी, गिफ्ट निफ्टी दबाव दिखा रहा है। ऐसे में आपके डेटा की रीडिंग एक्स ऑफ दिस इवेंट्स कल की क्लोज के बाद डेटा की रीडिंग कहती क्या है, अप्रोच रखना क्या है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, पहले निफ्टी की बात करी जाए। ओके आशीष, देखिए मैं दोनों ही इंडेक्स ने, कल निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने, ये जो आपने इवेंट्स जिनका अभी जिक्र किया, जो कि आई थिंक एक प्रेशर पॉइंट्स के तौर पे मार्केट के लिए बिहेव कर रहे थे, इन दोनों आई थिंक इंडिसेस ने इस पूरे, अगर आप देखें पेन के दौर में, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ, 50 डे को छुआ और वहीं से पुल बैक दिया। बट कल निफ्टी पुल बैक के बाद एटलीस्ट 20 डे के ऊपर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर क्लोज होने में असक्षम था। बट थैंक्स टू निफ्टी आईटी, अदरवाइज ये क्लोज भी हमको नहीं मिलता। निफ्टी आईटी का पुल बैक स्ट्रॉन्ग था, वाकई अगर आप देखें रीजनेबल बाइंग एफर्ट्स नजर आए निफ्टी आईटी में। और एक और चीज़, जब आप इन डेटा को देखें और इस पुल बैक को देखें, तो इस पुल बैक में एक चीज़ नदारत थी और वो था स्ट्रॉन्ग डीआईआईज कमिटमेंट। अमूमन देखते हैं आशीष, हम जिस दिन लोअर लेवल से बाजार ग्रिप करता है, स्ट्रेंथ, पुल बैक स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस दिन डीआईआईज के बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एफर्ट्स होते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में कल वो नज़र नहीं आया। आपकी स्क्रीन पे जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगी उसमें एफआईएस के लगभग 139 करोड़ रुपए की बाइंग थी और डीआईएस की 1356 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। खैर आप कह सकते हैं कि इसका कारण क्या होगा, बट अगर आप इंडेक्स पे जाएं तो 711 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग, करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एफआईएस ने शॉर्ट किए, 4100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग किए। स्टॉक फ्यूचर्स पे कवरिंग थी और ये कवरिंग मोर और लेस आईटी में विजिबल थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2137 करोड़ रुपए की बाइंग, 8,386 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, लेकिन शॉर्ट लगभग 31,390 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेरिवेटिव्स में जो आईटी की शॉर्ट कवरिंग थी, ये हमको यहां तक ले आई। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। देखिए, हम
20 डेमा और 10 डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं और हमने कल ऑलमोस्ट 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी से पुल बैक लिया, जिसकी परसों मैंने कमेंट्री में उल्लेख किया था कि इज ऑन द टारगेट। एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे इजाफा हुआ है और ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं इस वक्त वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए पहले लेके आइए आप निफ्टी के पिरामिड्स को। हम आशीष नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब कमेंट्स होते हैं ना तो देखते हैं कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है। ये बात समझ लीजिएगा कि फर्स्ट कॉल राइटर है 22,200 पे, लेकिन जब हम पीसीआर को ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं, उसके मुताबिक 22,280 और 300 ये एक बड़ा सप्लाई जोन है। मतलब 22,200 तो है ही, बट उससे ज़्यादा 22,280 300 है। एक ऑप्शन राइटर ने आपको वहां तक जाने की गुंजाइश दे रखी है और नीचे 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ये स्क्रीन पर वाइल्ड ब्लू कैंडल एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं एज ऑफ नाउ शॉर्ट का अटेम्प्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक कि ये मेरी ट्रेजेक्ट्री बेस वन, प्लीज स्क्रीन पर लेवल लिखाइए, ये चीज मैंने समझा दी है यहाँ पर 22,060 22,010 आशीष जब तक नहीं टूट रहा। और इसमें एक आंकड़ा और जोड़ लीजिए जो कि मैंने कमेंट्री के रिटन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, दैट्स 21,966 21,966। ये ट्रेजेक्ट्री जब तक नहीं टूट रही है हमको एटलीस्ट निफ्टी पे सेल बटन प्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी भले ही कमजोर हो लेकिन आपका निफ्टी आईटी वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है कि हमको शॉर्ट पे पैसा नहीं बनेगा। शॉर्ट पे पैसा परसों बना था, कल नहीं बन पाया। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं बेस वन फिर लेके आइएगा, बेस वन तक के डिप को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करके बाय करना चाहूंगा आशीष, और एकदम से ट्रेड में मत कूदिए। जो आपने समीकरण और जो आई थिंक न्यूज़ फ्लो ने बताया उसका इंपैक्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो जज कीजिए बेस वन को। और एक और चीज़, जब आप बेस वन के आसपास ट्रेड लें आशीष, तो पहला द फर्स्ट लाइन ऑफ हर्डल वो परसिस्ट करेगा RS1 पे। अब RS1 क्लियरली मेंशन्ड है, क्या है ये 22,178, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसने कल भी एक हर्डल के तौर पे काम किया, और 22,229 पे हमारा फॉलिंग 10 डेमा प्लेस्ड है। अगर इस ट्रेजेक्टरी को निफ्टी बाइसेक्ट कर गया ना आशीष, तो आपको कम से कम नहीं तो 291 और 305 तक का स्विंग मिलेगा। मैं उससे ऊपर की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि उससे ऊपर का डेटा अभी मेरे पास है ही नहीं। तो एज ऑफ नाउ ये अप्रोच है, बट एक चीज़ याद सुन लीजिए, जो भी आउटकम है तमाम न्यूज़ फ्लोज का, आज 15 मार्च है, स्ट्रेस टेस्ट के कुछ और फिगर्स आने हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर इस बार फिर से 22,060 टूटता है, 22,010 टूटता है, 21,966 टूटता है आशीष, तब ये क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी के प्रेशर में और निफ्टी आईटी की लैक ऑफ बाइंग में निफ्टी नीचे की तरफ झूलने की तैयारी कर रहा है। इन दैट केस आप 21,850 का बिलीफ लेके चल सकते हैं, जो कि बेस 2 है, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट एक बार बताऊं मैं आपको आशीष, क्योंकि ये फ्राइडे भी है और एक एवरेज ने वीकली चार्ट्स पे हमारी बहुत मदद की है। आज से नहीं, नवंबर 17 से वो है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बाजार किसी भी सूरत हाल में 21,948 को बहुत रिस्पेक्ट देगा, 21,966 को बहुत रिस्पेक्ट देगा। ये वीकली चार्ट्स कहते हैं आशीष, इसीलिए मैं 21,966 पे आज फोकस कर रहा हूं आशीष। ओके, ये है निफ्टी की आज की फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल ये पॉकेट सल्क कर रही थी, वो तो आईटी वगैरह मूड में थे तो समीकरण बदले बदले नजर आए, अदरवाइज ये देखिए ऊपरी से ठंडे पड़े। और एक दिक्कत और है वीरू, ये कल का पिक्चर है, एक HDFC बैंक का ADR दिखाइएगा, बड़े कमजोर क्यूज ले रहे हैं हम वहां से, 2-2.5% ADR गिरा हुआ था, जबकि आज फुटसी की रीबैलेंसिंग में कहा जा रहा है कि HDFC बैंक के पास तगड़े इनफ्लोज आने की तैयारी हो रही है, $450 बिलियन प्लस इनफ्लोज आ जाने टुवर्ड्स द क्लोजिंग, क्योंकि आज के क्लोज से इफेक्टिव हो जाएगा वो फुटसी की रीबैलेंसिंग। तो इस बीच में ये काफी बिगड़ा सा मूड दिख रहा है। खैर वीरू, निफ्टी बैंक प्लेस्ड कैसा है, अप्रोच क्या करना है, कल की वीकनेस के बाद रीडिंग क्या है? जैम, देखिए कल क्या हुआ, कल मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल ब्रीच प्रीवियस डे लो, और वो क्या था 46,910। जैसे ही टूटेगा आप जाएंगे और सपोर्ट लेंगे 50 डेमा पे। कल खुलते ही 50 डेमा आया और 50 डेमा के बाद पुल बैक आ गया, बट वो पुल बैक कहां जाके सिंक हो गया, वो सिंक हो गया 47,000 के आसपास। दोनों ही इंडेक्स ने टेस्ट कर दिया। और एक और चीज याद रखिएगा आशीष, परसों बैंक निफ्टी को बचाया था एक्सपायरी ने, कल निफ्टी को बचाया एक्सपायरी ने,
और आज दोनों नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हैं। निफ्टी बैंक के फेवर में जाता क्या है, जरा प्लीज निफ्टी के डायरेक्टर साहब वही चार्ट लेके आइए जो कुछ देर पहले आपने फायर किए थे। लगभग 5 दिनों के सेल ऑफ के बाद, 5 दिनों की गिरावट के बाद, 5 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स के बाद 7 मार्च, उसके बाद आपका 11 मार्च, उसके बाद 12 मार्च, उसके बाद 13 मार्च और उसके बाद कल, मतलब आज 5 दिन के लिक्विडेशन के बाद जब आप 50 डे टेस्ट करते हैं तो आपके पास थोड़ा शॉर्ट की गुंजाइश कम बाकी होती है। इसीलिए आई थिंक ये एक बहुत क्रिटिकल डे है, मेक और ब्रेक लेवल डे है। कल वो 50 डे में था। अब आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बट इटसेल्फ इंडेक्स अपने लिए गेनर्स और ड्रैगर्स ढूंढ ही लेता है। ये आपकी स्क्रीन पे 47,000 पे सबसे बड़ा कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ कॉल राइटर है। उसके बाद आप देख रहे हैं 47.1, 47.2, 47.30, 300, ये सारी कॉल राइटर्स के डोमिनेटेड जोन्स हैं। उसके बाद 47,500, ये भी एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। और एक और चीज देखिए आप कि 46,500 पे इस दौर का सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है, 46,700 पे पुट राइटिंग है और हमें इन दोनों से ही सरोकार है। 46,500 और 700 पे पुट राइटिंग भी है, प्लस यही वही जोन है जो कल का लो है, प्लस ये वही है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। बेस में लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए आशीष ने भी HDFC बैंक के बारे में कुछ कहा भी, और HDFC बैंक की हल्की सी आप प्लेसमेंट मतलब ADR का जिक्र किया आशीष ने। HDFC बैंक कल 1455 पे क्लोज हुआ। स्टिल अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे देखें तो ये अबव 1020 है। बाजार खुलने के बाद थोड़ी वीकनेस के बाद अगर निफ्टी बैंक 46,602 490 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 50 डे है और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम 5 दिन से लिक्विडेशन देख रहे हैं, माइट भी यहाँ पे एक सपोर्ट ले, माइट भी एक इंटरडे फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिखाई दे। तो इतनी जल्दी इस पर शॉर्ट पे मत करिएगा, उतरिए मत। इस रेंज को बारीकी से देखिएगा, अगर टिके तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से एक ओवरसोल्ड जोन है, 50 डे है। अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1 47,000 तक आ सकता है, 47,200 तक आ सकता है, बट याद रखिएगा वो एज ऑफ नाउ हमारा एग्जिट जोन रहेगा। निफ्टी बैंक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आशीष तभी आएगी जब हम 47,244 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाएंगे। इन दैट केस वी कैन थिंक अबाउट 510 एंड 667 ऑन द हाई साइड, बट एज ऑफ नाउ नहीं। लेकिन एक और चीज है आशीष, अगर ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम्स आप 50 डे को ब्रीच कर रहे हैं, आप मल्टीपल टाइम्स इस 46,500 के पुट राइटर के जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, देन इन दैट केस इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं 100 डे के लिए। 100 डे याद रखिएगा बहुत दूर प्लेस्ड है, बट स्टिल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो 46,100 के जोन में आता है, तो उसको भी अपने जहन में रखिएगा। इंडेक्स मैसेज क्या देने जा रहा है आशीष? बहुत बढ़िया। ये हो गई फ्राइडे के दिन की हमारे दोनों बेंचमार्क्स, निफ्टी बैंक की अप्रोच, लेवल्स ब्यूटीफुली जो मेंशन करे थे सब स्क्रीन्स पर भी है, नोट डाउन कर लीजिए।